अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल? कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? तो बच्चों, चैप्टर नंबर 8 फिजिक्स क्लास 9 का हमने शुरू किया हुआ था और इस चैप्टर में हमारा एक लेक्चर हो चुका है और उस एक लेक्चर के अंदर हम लोगों ने इन दो कंसेप्ट को समझने की कोशिश की थी कि टेम्परेचर और हीट ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है, और इनके बारे में वो सारी बातें हैं जो हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी चाहिए, हमने वो सीखी थी। आज हम लोगों ने फर्दर दो चीज़ें समझनी है। एक टॉपिक आपका शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है और दूसरा टॉपिक आपका लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पहले पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी के बारे में और फिर हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में, ठीक है। इंटरनल एनर्जी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के दरमियान में कुछ टॉपिक्स मौजूद हैं, लेकिन वो टॉपिक्स आपने नहीं करने, ठीक है। जो टॉपिक्स आपको बताए जा रहे हैं आपने सिर्फ वही करने हैं, ठीक है। तो बेटा, इंटरनल एनर्जी क्या होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ना सिर्फ ये कि फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि आपको बताइए कि आप जब आगे जाके पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आपको ये कंसेप्ट बहुत हेल्प करेगा। बच्चों, इंटरनल एनर्जी पेज नंबर 170 पे है, ठीक है। ये शुरू में ही थर्मोमीटर के टॉपिक से ऊपर आप देखेंगे तो आपको ये नजर आ जाएगा, डेफिनेशन लिखी हुई है इसकी कोई प्रॉपर हेडिंग नहीं बनेगी, लेकिन ये वहाँ पे ये टॉपिक मौजूद है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको डेफिनेशन आनी चाहिए इसकी और आपको इसके फैक्टर्स का पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये डेफिनेशन को समझाने से पहले हम आपको समझाते हैं कि इंटरनल एनर्जी होती क्या है। बच्चों बेटा, आप जानते हैं कि कोई भी आप सब्सटेंस ले लें, कोई भी बॉडी ले लें, उसके अंदर अनगिनत तादाद के अंदर पार्टिकल्स होते हैं। उन पार्टिकल्स को हम एटम्स बोलते हैं। एटम्स के जुड़ने से मॉलिक्यूल्स वगैरह बनते हैं, है ना। तो किसी भी बॉडी के अंदर बेशुमार पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और ये पार्टिकल्स आप जानते हैं कि कंटिन्यूसली मोशन के अंदर होते हैं, ठीक है। सॉलिड में अगर होंगे तो वो वाइब्रेट कर रहे होंगे, लिक्विड में उनकी वाइब्रेशन थोड़ी ज़्यादा होती है और थोड़ी बहुत रैंडम मोशन भी होती है। गैसेस के अंदर आप जानते हैं कि वो बिल्कुल रैंडम मोशन होती है उन पार्टिकल्स की। आमतौर पर इन पार्टिकल्स को हम या एटम्स बोलते हैं या फिर हम इनको मॉलिक्यूल्स बोल रहे होते हैं। अब क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, तो अगर वो मूव कर रहे हैं तो उनके पास एनर्जी है तभी वो मूव कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि अगर कोई चीज़ मूव करे तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। सिमिलरली ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स होते हैं किसी भी बॉडी के अंदर, ये सारे के सारे ऐसे रैंडमली, ये ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के साथ इनका कोई इंटरेक्शन नहीं होता, ये एक दूसरे पे फोर्स भी लगा रहे होते हैं, ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड भी बना रहे होते हैं, ठीक है। एक दूसरे के साथ इन्होंने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इन दोनों के इन सब के दरमियान में कुछ ना कुछ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस भी होती हैं, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर रहे होते हैं। और आपको पता है कि अट्रैक्शन के लिए भी एनर्जी चाहिए, तो मतलब इन पार्टिकल्स की मोशन की वजह से इनके पास एनर्जी होगी और इनके दरमियान में पाई जाने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से भी इनके अंदर एनर्जी मौजूद होगी, एनर्जी स्टोर होगी। तो मोशन वाली काइनेटिक एनर्जी होगी और जो अट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल एनर्जी है उसको बोलेंगे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम इन तमाम पार्टिकल्स की जो किसी बॉडी के अंदर मौजूद हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी को और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर लें बच्चों, ऐड कर लें, तो हमें उस बॉडी की इंटरनल एनर्जी मिल जाती है। यही है इंटरनल एनर्जी, मतलब वो एनर्जी जो बॉडी के अंदर है, उसके अंदर है, इंटरनल है, उसके पास है, ठीक है। और वो किस वजह से है? उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी की वजह से और उसकी पोटेंशियल एनर्जी की वजह से, ठीक है। तो ये देखिए डेफिनेशन इसकी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी व्हिच इज एसोसिएटेड, जो कि किसके साथ कनेक्टेड है? एसोसिएटेड विद द एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स इंटरनल एनर्जी। इसको मैथमेटिकली हम कुछ यूं लिख सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। किसकी बेटा? किसकी? बॉडी की नहीं, बॉडी की नहीं, ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के पार्टिकल्स की, ठीक है। बॉडी के अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद हैं, जो ज़रात मौजूद है अंदर, एटम्स और मॉलिक्यूल्स वगैरह, उनकी अगर हम काइनेटिक एनर्जी और उनकी पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम ऐड कर देंगे बच्चे, तो फिर हमें क्या मिलेगा? हमें उस बॉडी की इंटरनल एनर्जी मिलेगी, क्योंकि वो बॉडी उन पार्टिकल्स पे मुश्तमिल है ना। अच्छा, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है ये? देखो यहाँ पर बताया हुआ है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड करती है। तो फैक्टर्स देख लेते हैं। पहला फैक्टर है मास ऑफ द बॉडी। देखो मतलब मास क्या होता है भाई? कितने पार्टिकल्स उसके अंदर, उसमें कितने वो ज़रात भरे हैं, यही तो मास होता है ना। तो अगर पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे तो मास ज़्यादा होगा, ये यूँ कह लीजिए मास ज़्यादा होगा तो पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, और पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे तो फिर उनकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम आएगा वो भी बड़ा होगा और इंटरनल एनर्जी भी ज़्यादा होगी, ठीक है बच्चे। इसलिए पार्टिकल्स की तादाद या मास पे डिपेंड करती है। और फिर दूसरी चीज़ है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, वो कितना तेज तेज मूव कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, है ना, रैंडम मोशन कर रहे हैं, कितना तेज तेज कर रहे हैं, ये काइनेटिक एनर्जी को बताएगा। और उनके
दरमियान लगने वाली जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ना, उसके लिए जो है वो पोटेंशियल एनर्जी, वहां से हमें पोटेंशियल एनर्जी का पता चलेगा। ठीक है, ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना वो आपका पार्टिकल तेज मूव करेगा, है ना। टेम्परेचर के बढ़ने से मोशन तेज हो जाती है। ठीक है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ये जो बॉडी की दरमियान में इनके पार्टिकल्स में लगने वाली इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती हैं, ये उस पर डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, तो अगर आप इन दो पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये है हमारी इंटरनल एनर्जी, यानी कि वो बॉडी के अंदर वो एनर्जी जो बॉडी के अंदर पाई जा रही है, उसमें स्टोर है, उसको बोलेंगे इंटरनल एनर्जी। और वो सर किस फॉर्म में स्टोर है, मतलब उसके अंदर जो ज़रात हैं, पार्टिकल्स हैं, उनके पास है वो एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में है उनके पास, पोटेंशियल की फॉर्म में है, उनको आप ऐड कर दोगे तो इंटरनल एनर्जी आ जाएगा। ये एक हो गया हमारा टॉपिक। ठीक है बच्चों, अच्छा अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और रिसेंटली अभी ये लॉन्ग में आया भी है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, पेज नंबर है 174। ठीक है, हम 170 से 174 पे चले जाएंगे। इसमें आपको डेफिनेशन आनी चाहिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। अगर लॉन्ग आएगा तो आप इस तरह इसको अटेम्प्ट करेंगे। पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे जो पिन बॉक्स में लिखी गई है, उसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो सारी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, और फिर आप देखेंगे आखिरी जो पैराग्राफ है इसी पेज नंबर 174 पे, उसमें आप देखोगे तो आपको ऐसा यूनिट भी मिल जाएगा इसका। ठीक है, और फिर साथ में टेबल बना हुआ है, उसमें कुछ कॉमन सब्सटेंसेस की स्पेसिफिक हीट की वैल्यूज दी गई हैं, आपने वो भी याद करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझने से पहले एक बात समझ लो कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है इसका एक और नाम भी है, इसको हम स्पेसिफिक हीट भी बोलते हैं। इसको हम लोग स्पेसिफिक हीट भी बोलते हैं, याद रखिएगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी बोलते हैं और स्पेसिफिक हीट भी बोलते हैं। स्पेसिफिक हीट भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ऐसे भी इसको प्रोनाउंस किया जाता है। तो कंसेप्ट क्या है इसका? कंसेप्ट को समझने के लिए हमने दो एक्टिविटीज का आपके सामने जो है वो अरेंजमेंट किया है। देखिए, हमने एक बीकर लिया, उस बीकर के अंदर हमने 1 kg पानी लिया, 1 kg वाटर लिया और उस बीकर को चढ़ा दिया हमने एक बर्नर के ऊपर। ठीक है, और साथ में हमने उस बीकर के अंदर एक पानी के अंदर एक थर्मोमीटर भी डाल दिया। ठीक है, एक ये अरेंजमेंट है जिसमें हमने एक बीकर लेके उसमें 1 kg वाटर डाला और उसको हीटअप करना शुरू कर दिया थ्रू सम बर्नर। और जो टेम्परेचर में चेंज आ रहा है उसको डिटेक्ट करने के लिए हमने थर्मोमीटर भी इस्तेमाल कर लिया। दूसरी अरेंजमेंट क्या है? दूसरी भी अरेंजमेंट बिल्कुल वैसे ही है, वही बीकर है, वही बर्नर है, वही थर्मोमीटर है, बस हमने सब्सटेंस चेंज कर दिया है। जिस बॉडी को हीट मिल रही है वो यहाँ पे हमने आइस कर दिया है। यहाँ वाटर था, यहाँ आइस है। लेकिन एक कमाल की बात यह है कि दोनों का मैस हमने 1 kg ही रखा है। दोनों की तरफ हमने यहाँ पे वाटर का मैस 1 kg रखा है और यहाँ पे आइस का मैस भी हमने 1 kg ही रखा है। ठीक है, अब हम जब इन दोनों को हीट प्रोवाइड करेंगे तो हम ये देखेंगे कि पानी जो है वो बड़ी देर से गर्म होता है। पानी का टेम्परेचर बड़ी देर से राइज करेगा। ठीक है, राइज तो करेगा हीट मिलने में, लेकिन काफी देर से राइज करेगा। आइस का टेम्परेचर जो है वो जल्दी राइज करना शुरू हो जाएगा इन कंपैरिजन टू वाटर। पहली बात हम ये ऑब्जर्व करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि मान लीजिए जब हमने हीट करना स्टार्ट किया था तब जो थर्मोमीटर की रीडिंग थी वो कोई भी सर्टेन रीडिंग थी, मान लीजिए वो यहाँ पे था, मर्क्यूरी का लेवल यहाँ पे था जब हमने हीट करना स्टार्ट किया। और कुछ देर के बाद, कुछ टाइम गुजरने के बाद मर्क्यूरी का जो लेवल है वो बढ़ के यहाँ पे हो गया। हमने चेक किया इन दो टेम्परेचर्स को, नीचे वाले टेम्परेचर को हम कह देते हैं T1 और ऊपर वाले को कह देते हैं T2। ठीक है, तो इन दोनों का जो फर्क है, ये जो फर्क है इन दोनों के दरमियान में, इसको हम बोल देंगे टेम्परेचर डिफरेंस। और टेम्परेचर डिफरेंस को हम लिखते हैं डेल्टा T। टेम्परेचर डिफरेंस को लिखते हैं डेल्टा T। ठीक है, और ये हमने नोट किया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी शुरू में कुछ मर्क्यूरी का लेवल होगा थर्मोमीटर के अंदर। जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली वो राइज करना शुरू कर देगा और कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि वो जितना यहाँ ऊपर गया है उतना ही यहाँ पे ऊपर जाने में कुछ टाइम लगा। उस पर हमने नोट कर लिया कि उतना ही टेम्परेचर डिफरेंस, जितना टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे है उतना आने में कितना टाइम लगा। एक चीज तो हम ये पाएंगे कि यहाँ पे वो जल्दी उस टेम्परेचर को अचीव कर लेगा, जल्दी इतना टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि ये जल्दी गर्म हो जाता है ना, तो वो टेम्परेचर जल्दी आ जाएगा, यहाँ से यहाँ जल्दी पहुँच जाएगा। यहाँ पे यहाँ से यहाँ पहुँचने में इसको कुछ टाइम लगेगा। ठीक है, अब देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या चीज़ है। देखो, अगर ये टेम्परेचर डिफरेंस इस और इस टेम्परेचर में जो फर्क है, नीचे वाले और ऊपर वाले टेम्परेचर में जो फर्क है, वो अगर 1 केल्विन है, 1 केल्विन, अगर आपको याद हो तो हमने आपको बताया था कि टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है। ठीक है, अगर ये टेम्परेचर डिफरेंस 1 केल्विन है और मान लो ये भी 1 केल्विन है, ठीक है, तो आप ये पाओगे कि पानी का टेम्परेचर
पानी जिसका मैस 1 kg हमने लिया हुआ है, इसका टेम्परेचर 1 केल्विन तक बढ़ाना बहुत मुश्किल है, आपको काफ़ी ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी तब जाके कहीं इंक्रीज करेगा। आप यहाँ ये पाओगे कि अगर हम उसकी जगह पे आइस ले लें और एग्जैक्टली हमने मैस 1 kg ही रखना है, मैस को चेंज नहीं करना हमने, तो आप देखोगे कि आइस का टेम्परेचर 1 केल्विन राइज करना रिलेटिवली आसान है। यहाँ पे थोड़ी सी हीट देने से ही टेम्परेचर 1 केल्विन राइज कर जाएगा। बेटा ये जो हमने हीट दी है, ये जो हमने हीट दी है पानी के 1 kg वाटर का टेम्परेचर 1 केल्विन तक राइज करने में, या फिर 1 kg आइस का टेम्परेचर 1 केल्विन तक राइज करने में, इस हीट को बोलेंगे हम लोग पानी की और आइस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मतलब ये उतनी अमाउंट ऑफ हीट होती है जो जिससे हमारा कोई भी सब्सटेंस अगर उसका मैस 1 kg है, ये देखिए इसमें शर्त है, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक इसमें क्या है, मैस स्पेसिफिक है कि हमारे सब्सटेंस का मैस 1 kg होना चाहिए। अगर हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, चाहे वो पानी है या आइस है या कोई भी और सब्सटेंस है, और उसका मैस 1 kg है, तो वो हीट जो इस 1 kg सब्सटेंस का टेम्परेचर एग्जैक्टली 1 केल्विन इंक्रीज कर देगी। अच्छा, ये इंक्रीज कर देगी या डिक्रीज भी कर सकती है, यानी कि उसमें 1 केल्विन का चेंज लाएगी। वो हीट जो हमारे सब्सटेंस के 1 kg मैस के टेम्परेचर में 1 केल्विन का चेंज लाएगी, उसको बोलेंगे हम लोग उस सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, यानी कि वो हीट जो किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर में 1 केल्विन का राइज लाती है या उसमें डिक्रीज लाती है 1 केल्विन का, लेकिन कंडीशन क्या है साथ में, शर्त ये कि उसका मैस 1 kg हो, उसका मैस 1 kg हो, तो फिर उस हम हीट को उस सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसकी डेफिनेशन देखो, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg मैस। चलिए यहाँ पे जरूरी नहीं है रेज ही हो, ये डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg मैस ऑफ ए सब्सटेंस, एक सब्सटेंस जिसका मैस 1 kg है, उसका टेम्परेचर राइज करना है, हमने सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होगी, तो वो हीट जो ये काम करेगी, और वो मान लीजिए सब्सटेंस उसका मैस 1 kg है और उसका टेम्परेचर कितना राइज करना है, 1 केल्विन राइज करना है, तो उस हीट को बोलेंगे उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वो हीट जो ये काम कर देगी, टेम्परेचर 1 kg मैस ऑफ ए सर्टेन सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 केल्विन तक राइज कर देगी, ये देखिए राइज कर देगी, इंक्रीज कर देगी, उसको बोलेंगे उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और ये जो एक्टिविटीज हमने आपके सामने आपको एक्सप्लेन की है, इसमें हमें ये दिखेगा कि जो पानी है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है उसकी हीट, उसको इसलिए उसको गर्म करना काफ़ी मुश्किल होता है। ठीक है, ये तो हमने यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के ज़ुमरे में मैस को 1 kg लिया है। पानी अगर ज़्यादा भी होगा और बर्फ़ भी अगर ज़्यादा होगी, तब भी आप ये पाएंगे कि पानी को गर्म करने में आपको ज़्यादा हीट देनी पड़ रही है, और वाटर को गर्म करने में और आइस को गर्म करने में आपको, या उसको मेल्ट करने में आपको कम हीट देनी पड़ रही है। क्यों? उसकी वजह है कि जो पानी है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है और आइस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है। यहाँ से हमें एक बात समझ में आ रही है कि जिन सब्सटेंसेस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है, उनको गर्म करना काफ़ी मुश्किल होता है, उनको गर्म करने में काफ़ी ज़्यादा हीट देनी पड़ती है। और आपको लग रहा होगा कि सिर्फ गर्म करने में नहीं, गर्म करने में ही नहीं, ठंडा करने में भी काफ़ी आपको हीट, जब वो ठंडे होंगे तो वो बहुत ज़्यादा हीट को निकालेंगे, तब जाके ठंडे होंगे। तो ऐसे सब्सटेंसेस को गर्म करना भी मुश्किल और ठंडा करना भी मुश्किल। कैसे सब्सटेंसेस को? जिनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी ज़्यादा और जिनकी होगी कम, उनके लिए दोनों काम होंगे आसान। ठीक है, अच्छा, ये तो है इसका कंसेप्ट और डेफिनेशन भी बता दिया आपको हमने। अब हम आइए इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन और थोड़ी सी इसकी डेरिवेशन समझ लेते हैं। तो कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, उनका हमने जिक्र करना है एक्सप्लेनेशन के अंदर, और बड़ी लॉजिकल है दोनों ऑब्जर्वेशन, बड़ी लॉजिकल हैं, समझ में आने वाली हैं। देखो, डेल्टा क्यू इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। समझो कि डेल्टा क्यू है क्या? डेल्टा क्यू है अमाउंट ऑफ हीट एडेड और रिमूव्ड फ्रॉम ए सब्सटेंस और गिवन टू द सब्सटेंस। जो हीट हम, जैसे हम पानी को दे रहे हैं जो हीट, उसको क्या बोलेंगे? उसको लिखेंगे डेल्टा क्यू। जो हीट हम किसी सब्सटेंस को देते हैं, ऑब्वियसली हम ये बर्नर के थ्रू ही, आग के थ्रू दे रहे हैं, इस हीट को हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा क्यू के साथ। ये वो हीट है जो हम दे रहे हैं या निकाल रहे हैं किसी सब्सटेंस से। और डेल्टा टी क्या है? टेम्परेचर का चेंज उस हीट की वजह से जो आ रहा है ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो कितना बढ़ रहा है, कम हो रहा है तो कितना कम हो रहा है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा टी के साथ।
तो ये ऑब्जर्वेशन ये है बेटा, ऑब्जर्वेशन ये आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि अगर हमें किसी चीज़ का टेम्परेचर में चेंज ज़्यादा लाना है, मतलब टेम्परेचर अगर राइज करना है तो ज़्यादा करना है, ठीक है, तो हीट भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो इसलिए डेल्टा की चीज़ बेसिकली कितनी हीट देनी पड़ेगी उस टेम्परेचर को राइज करने के लिए, तो वो भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो दोनों में क्या रिलेशन होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा, इसलिए इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। इसका मतलब मैंने बता दिया आपको कि जितना डेल्टा टी को ज़्यादा करना चाह रहे हो तुम, उतना तुम्हें डेल्टा क्यू भी ज़्यादा करना पड़ेगा, हीट भी ज़्यादा देनी पड़ेगी हीट टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, ठीक है। एक और ऑब्जर्वेशन भी है, और वो क्या है, वो है कि ग्रेटर इज द मास ऑफ अ बॉडी, अगर बॉडी का मास ज़्यादा होगा, ग्रेटर इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स टेम्परेचर। अगर तुम मास को बढ़ावा दोगे, मास को बढ़ावा दोगे, तो फिर भी आपको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी उस ज़्यादा मास का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। देखो मास अगर कम होगा, और मान लो दूध है आपके पास, ठीक है, दूध की एग्जांपल ले लो, ठीक है, दूध वाला आता है, आप दूध लेते हैं, आपने एक दफ़ा 1 किलो, एक दिन आपने 1 किलो दूध लिया, दूसरे दिन आपने उससे 2 किलो दूध ले लिया, ठीक है, सेम बर्तन में डाला आपने उसको, और आपने उसको उठा के सेम जो वॉल्यूम पे आपने चूल्हा जो है वो ऑन कर दिया, और आप देखते हैं कि जो 1 किलो दूध है उसको गर्म होने में टाइम कम लग रहा है, और 2 किलो दूध को टाइम गर्म होने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। क्यों? गर्म तो उसमें उतना ही होना है, तब जाके उसमें जो है वो झाग वगैरह बननी है, ठीक है, उसमें वो उसमें जो है उठना है ऊपर, है ना, तो उसमें बॉयल होना है ना। तो फिर फ़र्क कहाँ पे है, मैस का फ़र्क आ गया बेटा, क्योंकि 2 kg दूध जो है ज़्यादा है, उसका मैस ज़्यादा है, इसलिए उसको गर्म होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा हीट दरकार है उसके लिए। तो ये भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन है कि जब सब्सटेंसेस का मैस ज़्यादा होता है तो उनको उनका टेम्परेचर राइज करने में हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ती है। और ये भी ऑब्जर्वेशन है कि जब टेम्परेचर को राइज अगर हमने ज़्यादा करना है तो भी हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी। इन दोनों ऑब्जर्वेशन को हमने यहाँ इकट्ठा कर दिया डेरिवेशन के अंदर। देखो डेल्टा टी इज प्रोपोर्शनल टू एम डेल्टा टी, क्या मतलब है इसका, एम ज़्यादा होगा तो डेल्टा टी ज़्यादा करना पड़ेगा, और डेल्टा टी ज़्यादा होगा तो भी डेल्टा टी ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम इस साइन को हटाएं प्रोपोर्शनलिटी को, तो आप जानते हैं कि इसकी जगह पे आती है इक्वालिटी, इक्वल का साइन आता है, तो इसकी जगह पे इक्वल का साइन आ गया, और साथ में कांस्टेंट भी आता है, तो ये कांस्टेंट आ गया साथ में। ये सी जो है ना, ये कांस्टेंट के लिए नहीं लिखा जा रहा, सी है तो कांस्टेंट, लेकिन इसको इसका एक पर्टिकुलर नाम है, वो बताते हैं आपको। बाकी आगे कोई एम डेल्टा टी आगे रिपीट हो गया, ठीक है। तो डेल्टा टी का आपको पता है, डेल्टा क्यू का आपको पता है, सी क्या चीज़ है, एम तो मैस हो गया सब्सटेंस का, सी क्या चीज़ है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये है हमारे सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, ये है हमारे सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो हम यहाँ पे ऐसे सिंबल भी डाल सकते हैं इसका, आप चाहें तो यहाँ बीच में सिंबल की एडिशन भी कर सकते हैं। सी से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को, छोटे सी से, ठीक है, स्मॉल सी से। अच्छा, ये जो फार्मूला आपके सामने बना है, इस फार्मूले में ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ये आप कह लेंगे प्योरली जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला नहीं है, इसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, तब ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की फॉर्म में ढल जाएगा। लेकिन वैसे ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे कि इंपॉर्टेंट इक्वेशन टू फाइंड, इक्वेशन कह दें फार्मूला कह दें, दोनों तरह से कह सकते हो, टू फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट ए सर्टेन टेम्परेचर चेंज। आपने टेम्परेचर को एक सब्सटेंस है, उसका कुछ भी मैस है आपके पास, और उस मैस ऑफ सर्टेन सब्सटेंस में टेम्परेचर को कुछ आप बढ़ाना चाहते हो या कम करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो उसके लिए आप ये निकालना चाह रहे हो कि आपको कितनी हीट देनी पड़ेगी या कितनी हीट निकालनी पड़ेगी तो ये काम होगा, है ना, आप ये निकालना चाहते हो। तो क्या फार्मूला यूज करोगे आप ये वाला फार्मूला यूज करोगे। यहाँ पे डालोगे जितना आपने टेम्परेचर में चेंज लाना है, मान लो आपके पास 1 किलो पानी है ना, तो यहाँ डालोगे आप जगह पे 1 kg वाटर, और उसका आप टेम्परेचर मान लो बढ़ाना चाहते हो 10 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस, तो कितना चेंज लाना चाह रहे हो तुम, 70 - 10 60 का चेंज लाना चाह रहे हो उसके टेम्परेचर में। तो यहाँ तुम डालोगे 60, यहाँ पे डालोगे तुम मैच उसका 1 kg, और सी डालोगे यहाँ पे उसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू है आपको वो पता होनी चाहिए, आप वो यहाँ पे डालोगे तो ये 4200 होती है वाटर के लिए, 4200। तो 4200 × 1 × 60 करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, और वो क्या होगी, वो अमाउंट ऑफ हीट होगी जो आपको देनी पड़ेगी टेम्परेचर को 10 से 70 तक लाने में, 60 डिग्री का उसके अंदर चेंज लाने के लिए, ठीक है बच्चों। ऐसे हम लोग ये फार्मूला यूज कर सकते हैं हीट को निकालने के लिए, जिससे कुछ हम टेम्परेचर में चेंज लाना चाह रहे हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, न्यूमेरिकल्स में इसको हमने इस्तेमाल करना है बहुत ज़्यादा, तो इस पर नजर रखिएगा। फिर अगर हम इसी फार्मूले को थोड़ा मॉडिफाई कर दें तो ये फार्मूला इस फॉर्म में आ जाएगा, देखो सी यहीं रहेगा, एम डेल्टा टी नीचे चला जाएगा डेल्टा क्यू के, ठीक है, तो ये वाला फार्मूला बन जाएगा। ये क्या है, ये मैथमेटिकल फॉर्म है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, ठीक है। फिर हमने कुछ सब्सटेंसेस के लिए जो कॉमनली हम इस्तेमाल करते हैं उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज की वैल्यूज दी हुई हैं।
इसमें याद रखने वाली बात ये है कि अगर ये वैल्यू कम होगी तो आपका सब्सटेंस बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा और बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा, ठीक है, ये बात याद रखनी है आपने। तो देखो अल्कोहल के लिए ये 2500 जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन होती है, ये जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन इसका ऐसा यूनिट है, इसको बताते हैं आपको। ब्रिक वॉल दीवार जो होती है उसकी आप देखिए स्पेसिफिक कैपेसिटी 900 है, ठीक है, तो इतनी ज़्यादा नहीं है। सिर्फ दीवार की जो दीवार है वो आप कह लीजिए कि जब सर्दियाँ आती हैं तो दीवारें आपकी ठंडी हो जाती है, काफ़ी जल्दी ठंडी हो जाती है। वजह क्या होती है, उनकी जो हीट कैपेसिटी होती है वो कम होती है, स्पेसिफिक हीट उनकी कम होती है, ठीक है। जब उनकी स्पेसिफिक हीट कम होगी तो वो बहुत जल्दी जो है वो उनका टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएगा और बहुत जल्दी उनका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आयरन का 470 है, आयरन भी आपको पता है बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, तो देखो इसकी हीट कैपेसिटी बहुत थोड़ी है, स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत थोड़ी है। हीट कैपेसिटी नहीं बढ़ना क्योंकि हीट कैपेसिटी कुछ और चीज़ होती है। फिर मरकरी देखो, मरकरी का 138, मरकरी का बहुत थोड़ा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो मरकरी का क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत थोड़ा है तो इसलिए ये बहुत जल्दी कह लीजिए कि इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और कम होगा, ये बहुत जल्दी राइज करेगा और फॉल करेगा, इसलिए इसको हम थर्मोमीटर में इस्तेमाल करते हैं बच्चों, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत थोड़ी होती है। फिर देखो सोइल यानी कि मट्टी, तो मट्टी का देखो 810 है, ठीक है, मट्टी का भी कोई इतना ज़्यादा नहीं है हीट कैपेसिटी। फिर देखो वाटर का देखो, वाटर का है 4200 जाउल पर केजी पर केल्विन, वाटर का बहुत ज़्यादा है, इन सब में वाटर का सबसे ज़्यादा है 4200। तो ये इस बात की टेस्टिमनी है, इस बात का सबूत है कि पानी को गर्म करने में आपको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी और एक दफ़ा पानी गर्म हो गया तो उसको ठंडा करने में भी आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो इसके बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, इसको पढ़ेंगे आगे। फिर साथ में स्टीम लिखा हुआ है, आपको लग रहा होगा जैसे स्टीम भी तो वाटर ही होती है तो फिर उसका भी वही होगा, नहीं ऐसा नहीं है बेटा। स्टीम की स्पेसिफिक कैपेसिटी 2016 जाउल पर केजी पर केल्विन होती है, पानी का हाफ है, ये पानी के हाफ से भी कम है, ठीक है। और यहाँ देखो, यहाँ हमने आइस इस्तेमाल की थी, हम कह रहे थे कि आइस को लिए हमको टेम्परेचर राइज करना आसान होगा, जल्दी गर्म हो जाएगी, जल्दी ठंडी हो जाएगी, है ना। जबकि वाटर के केस में आपको ज़्यादा हीट दरकार है, तो पता क्या चला, इन दोनों का फर्क है। आइस के लिए हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफरेंट है, और पता कितनी होती है, ये टेबल में देखोगे तो आइस के लिए ये होती है 2100 और इसका यूनिट होता है जाउल पर केजी पर केल्विन, इतनी होती है। पानी का एग्जैक्ट हाफ है, पानी की 4200 है, आइस की 2100 है, ठीक है। तो जितनी हीट से आइस का टेम्परेचर 2 केल्विन बढ़ेगा उतनी हीट से वाटर का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ेगा, ठीक है। 2 केल्विन के लिए आपको कितनी देनी पड़ेगी, अगर 1 केल्विन के लिए आप 2100 जाउल दे रहे हो, 2 के लिए कितनी देनी पड़ेगी, 4200 जाउल देनी पड़ेगी, उतने में पानी का 1 केल्विन बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि क्या होती है स्पेसिफिक हीट, वो हीट जिससे टेम्परेचर 1 केल्विन राइज होता है, 1 केजी मास का टेम्परेचर 1 केल्विन राइज होता है, तो इतनी से तो 1 केल्विन राइज होगा, इतनी और दोगे, कितनी होगी टोटल 4200, उससे 2 केल्विन बढ़ जाएगा आइस का। वाटर का कितना बढ़ेगा 1 केल्विन, वाटर की तो है ही 4200, है ना। इसका यूनिट क्या होता है, यहाँ लिख रहे हैं इसका यूनिट, इसका ऐसा यूनिट होता है जाउल पर केजी पर केल्विन, यहाँ से निकालते हैं। तो C का यूनिट क्या होगा, डेल्टा Q का यूनिट, डेल्टा Q क्या चीज़ है, हीट है, हीट क्या चीज़ होती है, एनर्जी, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जाउल होता है, ठीक है। फिर नीचे क्या है, मैस, मैस का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम केजी, और फिर उसके साथ में क्या है, डेल्टा T, डेल्टा T क्या चीज़ है, टेम्परेचर डिफरेंस, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर आपको पता है इसका यूनिट केल्विन होता है, उसकी जगह पे आ जाएगा केल्विन, ऐसा, ये दोनों का मतलब है मल्टीप्लाई हो गए। जब हम इन दोनों को उठा के ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, जाउल केजी हो जाएगा पर केजी और केल्विन हो जाएगा पर केल्विन। देखिए ये यूनिट आगे यहाँ पे था, ठीक है बेटा। तो ये आपका आज का लेक्चर था, इसमें हमने बड़ी अच्छी तरह से समझा कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है और उसकी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। कुछ हमने कॉमन ऑब्जर्वेशन को भी समझा और इनको इंटरनलाइज किया, अंदर इनकी फीलिंग ली कि अच्छा वाकई ऐसे होता है चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर को डिस्कस करेंगे और हीट कैपेसिटी को डिस्कस करेंगे। इसलिए मैंने बोला था कि इसको आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ना है या स्पेसिफिक हीट पढ़ना है, हीट कैपेसिटी नहीं पढ़ना, क्योंकि वो अलग चीज़ है। उसको पढ़ेंगे और देखेंगे कि उसका क्या फ़र्क है इससे। और तब तक आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट टाइम। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।